गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी में चैप्टर 17 को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में। आज हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ साथ मैंने आप सभी से कहा था अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है जब रेस्पिरेशन की बात होती है तो दो गैसेस O2 एंड CO2 इन्हीं का एक्सचेंज टेक प्लेस यानी कि होता है। जो आपका प्राइमरी साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वो होती है एल्वेली। एल्वेली का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर बैलून लाइक स्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं, जो मस्कुलर होता है। इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में भी होता है। थ्रू डिफ्यूज़न प्रोसेस के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होती है। लेकिन जो प्राइमरी साइट है आपका गैसेस एक्सचेंज का वो होता है एल्वेली। फिर नेक्स्ट टर्म आती है आपकी पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जैसा कि हमें पता है एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनती है। तो उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में पर्टिकुलर किसी एक गैस का जो प्रेशर कंट्रीब्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अगर हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो उसे हम डिनोट करेंगे PO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिनोट करेंगे PCO2। इस तरीके से हम इन्हें डिनोट करते हैं या फिर लिख कर दिखाते हैं। ये एक टेबल है जिसमें हमने अलग अलग पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया है कि कौन सा कितना होगा किस स्टेट में। जैसे कि आपका ऑक्सीजन है एटमॉस्फेरिक एयर में वो होता है 159, इसकी यूनिट है इन मिलीमीटर Hg। एल्वेली में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। कितना है? 95 है। सेम उसी तरीके से टिश्यूज़ के अंदर जहाँ पर हमारे ऑक्सीजन का यूज़ होता है वहाँ पर भी CO2 से अगर हम कंपेयर करें इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये CO2 का है, एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 होता है, एल्वेली में 40, ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और टिश्यू में 45 होता है। अगर हम CO2 और O2 को कंपेयर करें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो जो CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू O2, 20 to 25% ज़्यादा होती है। हमने इसके बारे में 10th क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो घुलनशील क्षमता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू O2। सेम जो अमाउंट होता है CO2 डिफ्यूज़न का वो हायर होता है। अगर CO2 घुलेगी भी जल्दी और यहाँ तक कि वो थ्रू डिफ्यूज़न प्रोसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी जल्दी होगी। डिफ्यूज़न में क्या होता था, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका A है और ये आपका B है चैम्बर। यहाँ पर बहुत सारे आयंस हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है सॉल्यूशन में, और ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये दिस वन इज़ योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस तरफ आपके जो सॉल्यूट्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ये होता है डिफ्यूज़न। मूविंग ऑफ आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। फिर डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन के बारे में बताया। जो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है इसमें आती है आपकी एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम। ये इन तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है। ये देखिए, ये आपका एल्वेली का स्ट्रक्चर होता है, एल्वुलर कैविटी से आप देख रहे हैं। जो इसकी 3 लेयर से ये बनती है, मिडल वाली आपकी बेसमेंट सब्सटेंस होती है, ये वाली आपकी एपिथेलियम होती है और दिस वन इज़ योर एंडोथेलियम। ये आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इनके बीच में डिफ्यूज़न प्रोसेस के ज़रिए O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। दीज आर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन योर ब्लड कैपिलरीज। ये डायग्राम मैंने आपको सेंड किया है, ये आपको ड्रॉ भी करना है। अगर हम बात करें डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन की, तो जो इसकी थिकनेस होती है वो 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम होती है। यही वजह है
कि ये डिफ्यूज़न को फेवरेबल करती है, यानी कि डिफ्यूज़न आसानी से हो सकती है। ये बहुत थिन होती है, जो हमारे फैक्टर्स होते हैं बॉडी को कहीं ना कहीं डिफ्यूज़न को फेवर करते हैं, इसीलिए गैसेस एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूज़न होता है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेओली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी? O2 और CO2 दो गैसेस हैं। अगर हम O2 की बात करें तो O2 97% ऑफ O2 RBC के साथ कंबाइंड होकर थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है, और बाकी की 3% O2 प्लाज्मा के साथ कंबाइंड होकर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरी तरफ CO2 20 to 25% RBC के साथ कंबाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है, 70% एज बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड में, और अप्रोक्स 7 के लगभग प्लाज्मा के ज़रिए आपकी CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। ये था एक फ्लो चार्ट, इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज से डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि 97% जो आपकी ऑक्सीजन है वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। RBC में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उनका कलर रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। हर एक हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, इनका कॉम्बिनेशन होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब ये जो इनकी बाइंडिंग है इसको अफेक्ट कर सकते हैं ये 3 फैक्टर। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अगर CO2 का प्रेशर ज़्यादा हो, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और टेम्परेचर, ये तीनों ही चीज़ इनकी बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद ये एक कर्व है जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है या फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। इस कर्व में क्या है, ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि PO2, और ये है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अभी हमने पढ़ा कि 97% ऑक्सीजन कंबाइन करती है RBC के साथ, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। तो ये ग्राफ आप देखेंगे 100 से थोड़ा सा नीचे कि अप्रॉक्स इस टाइम पे सेचुरेशन शो करने लगता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में बाइंडिंग होती चली जाती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखिए बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जब सेचुरेशन पॉइंट आता है उस पर ये जो शेप है इस तरीके से हो जाती है। ये सिग्मॉइड कर्व है, एस शेप्ड कर्व इसमें आपका फॉर्म होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 RBC के कंबाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है 20 to 25%। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ, ये बनाती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट करता है PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर PO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, PO2 ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी बाइंडिंग अफेक्ट होगी और इसके CO2 का ट्रांसपोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करेगी। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके 70% ऑफ CO2 एज अ बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे पहले CO2 H2O के साथ बाइंड करती है। इसमें आपकी मदद करता है एक आपका एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये RBC और प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो आपकी CO2 H2O के साथ बाइंड करके H2CO3 बनाती है। फिर से इस पर यही एंजाइम काम करेगा और बाइकार्बोनेट आयंस बनाएगा और हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन होती है। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस भी हो सकती है। ये कब होगी, ये कंडीशन तब होगी जब PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है टिश्यूज़ में, तब बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म होते हैं। और हमें पता है टिश्यूज़ में एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल्स ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट जो बनता है उसमें CO2 भी बनता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हाई हो जाती है। ये था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 कि किस तरीके से होता है, थ्रू ब्लड ही ये ज़्यादातर होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन की रेगुलेशन कौन करता है, कि वो कौन से सेंटर हैं हमारी बॉडी में जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, ये कंट्रोल होती है थ्रू नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर होता है, मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा किसका पार्ट था, आपका हाइंड ब्रेन का ये पार्ट था मेडुला ओब्लंगाटा। तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है, मेडुला ओब्लंगाटा में।
इसके अलावा कुछ और भी होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर जो आपके ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं अलग अलग जगह पे। इसमें सबसे पहले आता है आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है ये मेडुला ओब्लंगाटा में होता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसका काम होता है रेस्पिरेटरी रेट को मेंटेन रेगुलेट करते रहना। उसके बाद आता है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये पोन्स में सिचुएटेड होता है। ये क्या कर सकता है? ये आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट कर सकते हैं, यानी कि उसके फंक्शंस में चेंजेस ला सकते हैं। मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये इसके फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है। उसके बाद आता है आपका कीमो सेंसिटिव सेंटर। कीमो सेंसिटिव सेंटर जो होता है आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में ही सिचुएटेड होता है। ये हाईली सेंसिटिव होता है CO2। जैसे ही हमारी बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तब ये एक्टिव हो जाता है। आपको पता होगा जहाँ पर भी धुआं होता है वहाँ पर हमें घुटन महसूस होने लगती है, सफोकेशन होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए, तभी हमें आसानी से पता चल जाता है और हम वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते। ये था आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारे डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आपके 3 डिसऑर्डर हैं। सबसे पहले अस्थमा, दमा, ये आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है अस्थमा में? जब इंसान सांस लेता है तो उसे कठिनाई होती है, डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, और सांस लेते वक्त वीजिंग यानी कि आवाज़ें भी फॉर्म होती हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स। जो आपकी ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स है इनके जो वर्किंग सिस्टम है ये भी अफेक्ट होता है। तो ये होता है अस्थमा। ब्रीथिंग जो होती है उसमें वीजिंग आवाज़ भी आती है और इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में। फिर है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। ये लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी लंबा चलने वाला डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? जो आपकी एल्वुली की वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होगी? आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर एल्वुली की वॉल डैमेज हो जाएंगी तो आपके लिए सांस लेने के लिए जो सरफेस है वो कम हो जाएगा और आप आसानी से सांस नहीं ले पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। लास्ट होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर ग्राइंडिंग, पिसाई का काम होता है या फिर पत्थर काटने का काम होता है या फिर जहाँ पर डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो चूड़ियों बनाने की फैक्ट्री होती है, लाख का काम होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? वो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो इजीली थ्रू रेस्पिरेशन आपके लंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है? अगर ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर कोई वर्कर काम करता है तो वो कहीं ना कहीं उसके लंग को डैमेज कर देते हैं सीरियसली। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ये अपने आप को, जो आपका अपना फेस होता है उसको मास्क से कवर करके रखें। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।